गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 30। सबसे पहले आप हर वर्कशीट को करने से पहले अपना नाम, अपना रोल नंबर वर्कशीट के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं और नहीं पता चल पाता है बाद में कि वो काम किस बच्चे ने किया। तो आप ये जो वर्कशीट है वो आपकी चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करती है। चैप्टर नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है और नया है आप लोगों के लिए। आपने पहले कभी इस चैप्टर का नाम आपने नहीं सुना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति ये अनुपात इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए त्रिकोणमिति, जो कि एक पूरी मैथ्स की ब्रांच है, इसके बारे में इस शब्द का क्या मतलब है वो पढ़ेंगे। त्रिकोण मतलब मतलब तीन, कोण मतलब कोण। यहाँ पर जो गौण इंग्लिश में कहा गया है वो भुजा कहा गया है, हिंदी में यहाँ पर कोण कहा जाता है। और अर्थ मिति यानी कि माप, यानी कि उसे नापना। तो तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः समकोण त्रिभुज में की भुजाओं तथा कोणों के मध्य सहसंबंध के अध्ययन से संबंधित है। एक त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और उसकी तीन भुजाएं होती हैं। इनके बीच में क्या संबंध होता है उसको हम इसमें पढ़ते हैं, इस मैथ्स की इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास 6 अनुपात हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 अनुपात हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, उसमें क्या क्या होता है। तो एक समकोण त्रिभुज में पहले हमारे पास एक कोण होता है 90 डिग्री का, जिसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दो अलग से कोण होते हैं और दो भुजाएं होती हैं। मान लीजिए अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ए कोण की, तो ए कोण के लिए एक आधार है, ये वाली भुजा आधार है और ये वाली भुजा इसकी ऊंचाई है। अगर ये त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, अगर इसी त्रिभुज को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोण सी को देखते हैं, तो जो सी के साथ वाली भुजा है वो इसका आधार हो जाती है। अगर मैं इस त्रिभुज को इस तरीके से बना दूं, सी को नीचे कर दूं और बी को यहाँ और ए को यहाँ, तो जो मेरी ये बी सी भुजा थी, जो कि मेरी ऊंचाई थी, वो बी सी भुजा मेरी क्या बन गई, अब आधार बन गई, क्योंकि मैंने कोण जो है वो चेंज कर दिया। सी जो कि ऊपर था उसको मैं नीचे ले आई। तो जब मैं ए कोण की बात करूंगी तो जो भुजा मेरी आधार होगी, जब मैं सी कोण की बात करूंगी तो वही भुजा मेरी ऊंचाई बन जाएगी और जो पहले ऊंचाई थी वो आधार बन जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि त्रिकोणीय मितीय जो अनुपात होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कौन सा कोण ले रहे हो। फिर से ध्यान से देखेंगे इसी बात को। आपके पास कोण एक ए है, उसके साथ दो भुजाएं हैं। एक है संलग्न भुजा, यानी कि जो कोण के साथ वाली भुजा है, और एक है सम्मुख भुजा, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा है। ठीक है, सामने वाली भुजा को हम लंब कह देते हैं और साथ वाली भुजा को हम क्या कह देते हैं, आधार कह देते हैं। इसका मतलब जब कोण नीचे होता है तो उसके साथ वाली भुजा आधार और उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कह देते हैं, लंब कह देते हैं। अगर इसी त्रिभुज को अब, यानी कि लंब मेरा कौन सा हुआ, लंब हुआ मेरा बी सी, लंब है बी सी और आधार है ए बी और कर्ण है मेरा ए सी। लेकिन अगर इसी त्रिभुज को मैं उल्टा बना दूं, सी कोण ले लूं नीचे और ए कोण को ऊपर ले जाऊं, तो यही मेरा जो बी सी है, जो कि पहले लंब था, वो अब क्या हो जाएगा, वो अब आधार हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, सी के साथ वाली भुजा आधार होती है और सी की सम्मुख भुजा लंब होती है। तो मेरे जो लंब है वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। इस बात को समझते हुए अभी हम ए कोण के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोण ए के लिए जो मेरी भुजा है वो है बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। यहाँ पर बी, ये बी है, दिख नहीं रहा हो तो ये सी है और ये ए है। तो बी सी मेरा लंब है और ए सी कर्ण है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, अब जब हम देखें तो हमारे पास तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी तीन भुजाएं हैं हमारे पास, एक है हमारे पास लंब, ठीक है, तो दो हमारे पास हमने। अब लंब का
कर्ण के साथ अनुपात हो सकता है और लंब का आधार के साथ अनुपात हो सकता है ना। लंब का लंब के साथ तो अनुपात होगा नहीं, लंब का दो भुजाओं के साथ अनुपात होगा, एक कर्ण के साथ अनुपात होगा और एक आधार के साथ। इसी तरीके से अगर हम आधार की बात करें तो आधार के भी दो अनुपात होंगे, एक उसका कर्ण के साथ होगा और एक होगा उसका लंब के साथ। इसी तरीके से कर्ण के भी तीन होंगे, कर्ण के भी दो होंगे, कर्ण का एक हो जाएगा आधार के साथ और एक कर्ण का हो जाएगा लंब के साथ। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए। अब हम यहाँ ध्यान से देखें अगर, तो जो लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब उसका उल्टा है, उल्टा है। ध्यान से देखना है, आपके पास जो लंब बटे कर्ण है उसका उल्टा है कर्ण बटे लंब, यानी कि दो अनुपात ऐसे हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं। लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, ये एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। ऐसे ही आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो तीन हमारे पास, अगर हम तीन याद कर लें तो बाकी तीन हमें आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि वो उसके उल्टे हैं। तो हमें याद करने के लिए कैसे करना है, सबसे पहले देखेंगे पहले हम, तो इसको हम लंब को परपेंडिकुलर यानी कि इंग्लिश में पी कहते हैं और हिंदी में लंब। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पी लंब, बी आधार और एच यानी ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा P अपॉन एच। अब इसे याद कैसे करते हैं हम? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो तीन याद हो जाएंगे इससे हमें। P अपॉन एच पहला साइन, दूसरा कॉस B अपॉन एच और तीसरा टेन P अपॉन बी। ठीक है, तीन याद हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तीन याद हो गए हमें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तीन याद हो गए। अब किसका उल्टा कौन है? साइन का उल्टा कोसेक है। देखो यहाँ पर है लंब बटे कर्ण और यहाँ पर है कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा कोसाइन का उल्टा सेक है। यहाँ पर है आधार बटे कर्ण और यहाँ पर है कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कॉट है। यहाँ पर है लंब बटे आधार और यहाँ पर है आधार बटे लंब। तो अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे साइन, फिर कॉस और फिर टेन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। कौन सा एंगल है सब में? ए एंगल। ए एंगल की बात हो रही है अभी, सी एंगल भी हमें आ जाएगा अगर हमें ए आ गया तो। अब हम देखेंगे कि साइन, अब हमने लिखा है यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन ए हमारा हो गया P अपॉन एच साइन ए, कॉस ए B अपॉन एच, टेन ए P अपॉन बी। अब P क्या है? लंब, H क्या है? कर्ण, B है आधार और H है हमारा कर्ण। ठीक है, तो हमें ये याद करना है। अब इसका उल्टा कॉसेक कितना होगा? H अपॉन पी, सेक कितना होगा? H अपॉन बी और कॉट कितना होगा? B अपॉन बी। ये इसका उल्टा है। तो इजीली हम इन 6 जो हमारे अनुपात हैं इन्हें हम याद कर सकते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंट। पूरा हमें लॉन्ग वाला हमें नहीं याद करना होता है, हमें शॉर्ट में याद करना होता है, लेकिन पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं। आपको जो चित्र है आप अपनी बुक से बना लेना, ये बुक में हिंदी में होगा, ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप हिंदी में बना लेना बुक में से, और ये सारा नोट करना है। ठीक है, और ऊपर से हम देखें तो ये भी नोट करना है सारा, क्योंकि सारा ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है।
ये सब नोट करना है क्योंकि ये नोट्स हैं, वर्कशीट आपकी इधर उधर हो जाएंगी, फ़ोन पर नहीं रहेंगी। सो कॉपी में नोट कर लोगे तो हमेशा के लिए नोट रहेगा। और आपको हर कॉपी पर अपनी टीचर के नंबर्स भी नोट करने। क्या होता है, कभी कभी मोबाइल बंद पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है या कुछ होता है, तो आप अपनी जो टीचर है उसका नाम और मोबाइल नंबर ये नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, शुरुआत में फ्रंट पेज पे नोट करके रखो ताकि आपको कभी भी आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आपको नंबर चेंज करना हो या कोई भी आपको बात करनी हो तो आप मैसेज कर सको किसी दूसरे नंबर से, आपके पास नंबर होगा तो कर पाओ। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आई कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया और वो हमें से बात करना चाह रहे थे लेकिन सारे नंबर जो है वो फ़ोन में ही सेव थे, तो वो कैसे कांटेक्ट करें। अब इसके बाद हमारा आ जाता है होमवर्क। पहले एग्जाम्पल आ जाता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है tan a का मान 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी एक अनुपात हमको दे दिया जाता है और बाकी के जो 5 बच जाते हैं वो हमें निकालने होते हैं। अब क्वेश्चन दो तरह के हैं, एक तो क्वेश्चन ये है जिसमें 4/3 लिखा है और एक क्वेश्चन ये है जिसमें 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लिखा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। तो जब सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी जो मात्रक है वो नहीं दिया जाएगा तो हमें अपने आप से लगाना होगा। तो tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। अब tan a का जो फॉर्मूला है वो है p/b। तो जो हमारा p है वो 4 और b जो है वो हमारा 3, लेकिन सेंटीमीटर मीटर भी लगाना है तो p को हम मान लेंगे 4 के और b को हम मान लेंगे 3 के। ठीक है, माना लिखेंगे, माना। अब हमें क्या निकालना है, p है हमारे पास, b है हमारे पास, हमें निकालना है h। अब पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें h निकालना होता है, क्योंकि h बड़ी होती है तो हम प्लस करते हैं और जब भी हमें भुजा निकालनी होती है तो भुजा छोटी होती है तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम 4k का स्क्वायर प्लस 3k के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर 5k आ जाएगा। तो हमारा जो कर्ण है वो हो गया 5k। अब हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे निकालना है साइन, तो साइन होगा मेरा क्या, p/h, और p है मेरा 4k और h है मेरा 5k। तो जब मैं इसे कट करूँगी तो मेरा आंसर 4/5 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कॉस निकाल सकती हूँ, इसी तरीके से मैं कॉट। अब अगर मेरे पास कॉस और कॉट निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया और tan है मेरे पास, तो बाकी तीन तो मैं उल्टा करके निकाल सकती हूँ, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉट है वो tan का उल्टा है। तो tan वाले आंसर को उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। साइन वाले आंसर को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन वाले आंसर को उल्टा करेंगे तो कॉसेक मिल जाएगा और कॉस वाले आंसर को उल्टा करेंगे तो सेक मिल जाएगा। आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a। 1/tan a मतलब उल्टा। यहाँ पे tan का आंसर था 4/3 और कॉट का हो गया 3/4। साइन का था 4/5, कॉसेक का हो गया 5/4, कॉस का था 3/5 और सेक का हो गया 5/3 उल्टा। तो हमें तीन निकालने होते हैं, साइन, कॉस और tan, और बाकी तीन हम उसका रेसिप्रोकल करके उल्टा करके निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न, जो आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में भी कई क्वेश्चंस हैं शुरू के जो आप कर पाएंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अभी हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें दिया गया है 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर कितना होगा, 8/15। ठीक है, 8/15। 8/15, ये 15 यहाँ नीचे आ गया है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉट होता है हमारा b/p। तो हम मान लेंगे, माना b हमारा कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा और p हमारा कितना हो जाएगा, 15k हो जाएगा। अब हम फिर h निकालेंगे।
एच का मैंने बताया था आपको, हमें रूट निकालना है, 8k का स्क्वायर करना है और प्लस 15k का स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करके एच निकल जाएगा और एच निकलने के बाद साइन ए जो कि आपका होता है p अपॉन एच वो निकल जाएगा। p की वैल्यू ये आ जाएगी 15k और h जो निकालेंगे वो डिवाइड में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और सेक ए के लिए आपका होता है h अपॉन में b, तो h हमारा यहाँ से आ जाएगा और b हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8k। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्लाइटली डिफ़िकल्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसमें साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए, और आपको निकालना है कॉस ए प्लस साइन सी। ठीक है, कॉस ए प्लस साइन सी का जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, √7/2। ये आपको शो करना है, आपको निकाल के दिखाना है। सबसे पहले मैं साइन ए से फॉर्मूले को लिखूंगी, तो मेरे पास साइन ए का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है p अपॉन में h। तो मैं लेट करूंगी, मानूंगी कि p मेरा 3k है और h मेरा 4k है। ठीक है, फिर मैं b निकालूंगी, तो जब मैं b निकालूंगी तो b मेरा आएगा √7k। ये आप निकाल लेंगे, सभी बच्चों को आता है, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद कॉस a की वैल्यू मेरी हो जाएगी b अपॉन में h, यानी कि √7k अपॉन में 4k। तो यहाँ से k से k कट जाएगा और आंसर आएगा √7/4। यहाँ तक तो था इजी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें निकालना है साइन सी। अब साइन सी में ध्यान रखना है कि साइन सी जब एंगल चेंज होता है तो जो P है वो B बन जाता है और जो B है वो P बन जाता है। उल्टा बोला था मैंने। तो साइन सी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वैसे होता है P अपॉन में H, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, B अपॉन में H। ठीक है, क्योंकि साइन सी में हमने जो ट्राइंगल लिया है, जब हम C में इसको P मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं और इसको H मान रहे हैं, तो C के लिए जो P है वो क्या होगा, B होगा, और B है जो P होगा। तो फॉर्मूला तो है P अपॉन में H, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा B अपॉन में H। और यहाँ पर कॉस का भी B अपॉन में H था। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा, √7/4। और जब हम दोनों को प्लस करेंगे, √7/4 और √7/4 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2√7/4। और जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √7/2। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा √7/2। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें कहा गया है, ये इजी क्वेश्चन है, वैसे आपके जो बुक है उसका शायद एक एग्जाम्पल है, तो देखेंगे इसमें हम कैसे करेंगे इसको। आपके पास ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। जब पाइथागोरस थ्योरम से, सेंटीमीटर है इसलिए के लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जब हम इसे पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो जो हमारी पी क्यू आर, जो हमारा बी है वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो ये आप खुद से निकाल लेंगे कि 5 सेंटीमीटर कैसे आया है। अब उसके बाद हमें निकालना है tan p। अब ध्यान देना है p, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिख लेंगे p अपॉन में b। p माने सामने वाली, b माने साथ वाली। तो p माने सामने वाली यानी कि 5
और b माने साथ वाली यानी कि 12। तो ये हो गया tan p। अब मेरी बारी आई cot r। अब cot r का फॉर्मूला होता है b अपॉन में p। b यानी साथ वाली, p यानी सामने वाली। r के साथ वाली है 5 और सामने वाली है 12। अब जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, मुझे क्या निकालना था यहाँ पर? मुझे निकालना था tan p माइनस cot r। तो जब मैं इन्हें माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपकी वर्कशीट पूरी सॉल्व हो गई है। पूरी वर्कशीट कर सकते हैं आप, उदाहरण कर सकते हैं, एक्सरसाइज 8.1 के पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जब होगी तो उसके डाउट ले लीजिए। थैंक यू।